की जरूरत है। अपने आसपास जो है, विशेषकर पीएस साहब, उनके अगल बगल के लोग, ये बहुत सोच समझ कर रखना। ये एक ऐसी जाति है जो सरकार बदलने के साथ बदलती है। हमारे तके देखते रहते हैं कि कौन मंत्री खाली हुआ और कैसे फिल्म है, और फिर वो अच्छी मीठी बात करके वो नायक फिल्म में देखा है, नायक ने कितने कुछ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोलार डैम के पास फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में मंगलवार को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर मंथन किया। बैठक के बाद देर शाम मंत्रियों से अनौपचारिक चर्चा के दौरान उन्होंने ये नसीहत दी। वैसे सत्ता में वापसी के बाद ही सीएम ने मंत्रियों को अपने स्टाफ में साफ छवि वाले अधिकारी और कर्मचारी रखने को कहा था। इसके साथ ही ये निर्देश भी दिए थे कि कांग्रेस सरकार में जो अधिकारी कर्मचारी मंत्री स्टाफ में पदस्थ थे उन्हें ना रखें। उनके इस मंत्र को मंत्रियों ने आत्मसात भी किया। तो ठीक बात है, ये होना भी चाहिए, और राजनीतिक लोगों को अपनी शुचिता, शुद्धता और अपने वातावरण को भी शुद्ध बनाए रखना चाहिए। ये बात सही है। सर, आप लंबे समय से संसदीय आपका जीवन है, काफ़ी समय से मंत्री हैं, आपको लगता है कि इस तरह की कोई घेराबंदी हो जाती है कि जिससे कई बार मंत्री असहाय समझते हैं और जो दलाल लोग हैं वो कब्जा कर लेते हैं? सुना है, और जो लोग घिरने लायक होते घिर भी जाते हैं, सभी नहीं घिर पाते। ये राजनीति में आरोप लगना बहुत आसान होता है, और कौन आदमी आया, किसके काम के लिए आया, क्या कर गया है, वो इसलिए सावधान रहना भी जरूरी है। और बहुत अच्छा सलाह दी है मुख्यमंत्री जी ने, और हम लोग ध्यान भी रखते हैं कि कोई गलत काम ना करा ले जाए, कोई काम के बदले किसी से 5 पैसा नहीं ले। देखो, दलाल तो हर जगह घूमते हैं। कांग्रेस की सरकार में तो दलालों की सरकार थी पूरी। वल्लभ भवन को दलाली को अड्डा बना दिया था, बगैर लिए थे कोई काम ही नहीं होते थे। कितने उद्योग बना दिया था, ट्रांसफर उद्योग बना दिया था, हर काम में पैसा। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को उनकी साफ सुथरी छवि के लिए तो आगाह किया ही, एक मुखिया के नाते उन्हें कूल और रिलैक्स होकर काम करने के टिप्स भी दिए। आपने वो पढ़ा होगा बचपन में, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये बिल्कुल सही है। ये अगर हम सोचने की आदत डालेंगे तो दिमाग सोचेगा, और हम कुंदई करके बैठ जाएंगे उसको बंद कर। फ्रेश रहोगे, थोड़े से रिलैक्स रहोगे तो नई चीजें ज्यादा सोच के ज्यादा काम कर पाओगे। नहीं तो लगातार टेंशन में ही बैठे हुए हैं, मरे जा रहे हैं। साहब मंत्री जी फुर्सत ही नहीं, क्या करें। सुबह से आ जाते हैं, बीवी ने कुछ कहा तो उसे डांट दिया, तू क्या जाने मंत्री हो, दिन भर लगा रहे। तो मतलब इस तरह की स्थिति बन जाती है। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के वो नायक हैं जो प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। वो सिस्टम की हर अच्छाई और बुराई को बारीकी से समझते हैं। उनकी टीम भी उनके शासन करने के अंदाज से वाकिफ है। लेकिन इस बार की कैबिनेट में कांग्रेस कल्चर से आए नेता भी शामिल हैं। शायद ये भी एक वजह है कि सीएम ने मंत्रियों को उनकी छवि को लेकर आगाह किया हो। यही सलाह उन्होंने 10 बार दी है लोगों को, तो 10वीं बार भी अगर जो है अब 11वीं बार ये सलाह देने की जो चेष्टा करनी पड़ रही है, देना पड़ रही सलाह, तो इसका कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह के लोग पनप रहे हैं, सरकार के संरक्षण में पनप रहे हैं, और सरकार उन्हें बार बार चेतावनी दे के केवल जो है अपनी छवि निर्माण करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे दलाली खत्म नहीं हो रही है। पिछले कुछ साल में मध्य प्रदेश के 2 मुख्य मुद्दे देश भर की मीडिया में छाए रहे, व्यापम और हनी ट्रैप, जिसमें यह सामने आया कि मंत्री और राजनेताओं के निजी स्टाफ ने प्रदेश की छवि को बट्टा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे अधिकारी और कर्मचारी आज भी जांच और कार्रवाई के घेरे में हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी चौथी पारी में सजग और सतर्क हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मंत्रियों को मंत्र। राजनेताओं को मंत्र देना बड़ा जोखिम भरा काम भी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये जोखिम उठाया और बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, चैरिटी बिगिंस एट होम, आपको ही शुरू करना है, तो उन्होंने शुरुआत की। और निश्चित तौर पर ये सलाह तो बड़ी मौजूद है, क्योंकि अगर आप देखें तो सलाहकारों की बड़ी समृद्ध परंपरा इस देश में रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये माना जाता है घोषित तौर पर भी और अघोषित तौर पर भी कि वो संगठन जिसका बीजेपी मानस पुत्र कहा जाता है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जब चाहती है, क्योंकि वो एक ऐसा संगठन है जो प्रत्यक्ष रूप से कोई परामर्श नहीं देता है,
और अप्रत्यक्ष रूप से भी दबाव डालते हुए बाध्यताकारी कोई भी सुझाव या परामर्श नहीं देता है, लेकिन वो एक नैतिक मापदंड बनकर जरूर खड़ा रहता है। दार्शनिक अंदाज में, जैसे कृष्ण ने कभी अर्जुन से कहा था कि तुम नहीं भी हथियार उठाओगे अर्जुन तो युद्ध तो लड़ा जाएगा, और जो अपनी गति को प्राप्त होंगे वो निश्चित तौर पर अपनी गति को प्राप्त होंगे। तो ये भ्रम तुम दूर कर लो कि तुम युद्ध से हटोगे तो युद्ध का नक्शा बदल जाएगा। संघ बीजेपी से भी यही कहता है कि आपको ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण की थाती आप ही सहेज कर चलेंगे, जो भी चलेगा हम उसके साथ खड़े हैं, और अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो मुख्यमंत्री ने जो बातें कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपके करीबी लोग वो अच्छे हैं, वो बेहतर हैं और वो अच्छी सलाह देते हैं, चाहे शिवाजी हों, चाहे अर्जुन हों, चाहे आप और राजनेताओं की परंपरा देख लीजिए, अगर मोदी जी के साथ अमित जी नहीं होते तो, और अमित जी के साथ मोदी जी नहीं होते तो, ये चुनौतियां रहती हैं कि कई बार सलाहकार और परामर्शदाता और परामर्श लेने वाले का रिश्ता पुत्र और पिता का भी होता है, कई बार मित्रवत भी होता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या इस पर राजनेता कान धरते हैं, और ख़ासतौर से सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो अपने स्टाफ के सिलेक्शन को लेकर कितने अवेयर रहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है आज का। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं स्टूडियो में सुरेंद्र शर्मा जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता का धर्म पार्टी के लिए निभाएंगे इस बातचीत में। बहुत स्वागत करता हूं आपका सर। मेरे साथ हैं अजय सिंह यादव जी, जो प्रवक्ता हैं और युवा नेता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जगदीश द्विवेदी जी मेरे साथ हैं, उनका स्वागत है। और जुगल किशोर शर्मा हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, जो बीजेपी की बीट पर एक सतर्क निगाह रखते हैं, वो भी हैं, और जिन्होंने एक दिन पहले कोलार डैम में हुई पूरी बैठक को उन्होंने करीब से देखा और समझा है। जुगल, बहुत संक्षेप में एक जिसको कहते हैं विषय प्रवर्तन करना, वो आप कर दीजिए, एजेंडा सेट कर दीजिए बातचीत का, फिर हम आगे दौड़ना शुरू करते हैं जी। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो मंत्रियों को सलाह दी है, इसके पीछे हमको एक दो कारण स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो दूसरी कांग्रेस कल्चर से जो नेता आए हैं, उनको रीति नीति बीजेपी की सिखा दी जाएगी, और उनके साथ संगठनात्मक भी बीजेपी अब पूरी तरीके से जुड़ चुकी है। लेकिन उनके साथ जो स्टाफ आया है, क्या वो उतना ही बेहतर तरीके से अब रीति नीति पे चलेगा, ये एक थोड़ा सा संदेह है। तो निश्चित रूप से वो चाहते हैं मुख्यमंत्री कि जो स्टाफ रखे मंत्री वो बेहद संजीदा हो, और ये बात समझे कि भाजपा या बीजेपी सरकार किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती, क्योंकि पिछले जो अनुभव हैं, कड़वे अनुभव दोनों ही सरकारों के साथ रहे, चाहे बीजेपी सरकार में व्यापम घोटाला हो, चाहे कांग्रेस सरकार में हनी ट्रैप मामला हो। तो ये जोखिम नहीं लेना चाहते, इसलिए ये नसीहत दी गई है कि मंत्री अपने स्टाफ को, ओएसडी को या निजी सचिव को बेहद संजीदगी से रखें, पूरी जांच परख के रखें, ताकि किसी भी प्रकार का आगे जाके कोई विवादित चीज़ें सामने ना आए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये मुझे लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ये कि आप अपने आसपास के लोगों को बेहतर चुन लीजिए, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इतिहास इस बात का गवाह भी है कि अच्छे सलाहकार की ज़रूरत हमेशा होती है। कहा यह भी जाता है कि 71 के वॉर में पाकिस्तान के साथ जब इंदिरा जी ने तत्कालीन जो सेनाध्यक्ष थे उनसे जब कहा कि क्या हम तैयार हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हम नहीं लड़ सकते, हमें थोड़ा समय लगेगा, आप थोड़ा वक्त दीजिए। तो ये भी बताया जाता है कि इंदिरा जी नाराज़ भी हो गई थी कि क्या मतलब है, क्या हमारी सेना तैयार नहीं? उन्होंने कहा तैयार नहीं, अगर आप मुझे कुछ समय देंगी तो मैं आपको ये युद्ध बहुत आसानी से जीत कर लेकर चलाऊँगा। ये एक सच्चे सलाहकार का परामर्श है, जो अपनी गर्दन की परवाह किए बिना सच्ची बात रखता है। लेकिन अगर आधा बर्ज और हुजूर के चेहरे का नूर तो गजब ढा रहा है, कमाल लग रहे हैं, आज तो पूरी महफिल जो है रोशन हो गई है, ऐसे सलाहकारों से भगवान बचाए। मैं सुरेंद्र शर्मा जी की एक छोटी टिप्पणी लेकर जगदीश जी की तरफ चलूँगा। शर्मा साहब, बड़ी सलाहकारों की महिमा है, आप लोग भी कभी इसी भूमिका में होते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक। जी देखिए, माननीय शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश के मुखिया के नाते और परिवार के मुखिया के नाते एक सलाह दी है, और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सचिव वैद गुरु तीन जे भय बोले प्रिय आस, राज धर्म तन तीन कर हुई बेगई नाश। बिल्कुल ठीक। अगर आपका गुरु आपको गलत सलाह देता है, अगर आपका सचिव आपको गलत सलाह देता है, और आपका वैद अगर आपको ठीक से उपचार नहीं करता, आप शुगर के पेशेंट और रसगुल्ला खाइए, तो निश्चित तौर पर आपका नुकसान होना तय है। तो एक उन्होंने आगाह किया है
कि दामन अगर साफ है तो एहतियात रख, इससे जरा सा दाग छुपाया ना जाएगा। तो बहुत सारे लोग आते हैं, नए नए मंत्री बनते हैं तो स्टाफ के लोग भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, सुंदर चेहरे वाले होंगे, इंग्लिश भी बोलेंगे, ऐसा लगेगा ये सब कुछ संभाल सकता है। पर ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इसके प्रति उन्होंने आगाह किया है। और जिस प्रकार एक लक्ष्मण रेखा जिसको हम कहेंगे कि इस लक्ष्मण रेखा को अगर आप लागोगे तो रावण सामने तैयार बैठा है। हम एक पारदर्शी प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन, ईमानदार प्रशासन, हम जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश की कल्पना करते हैं, मुख्यमंत्री की जो विजन है वो विजन उन्होंने मंत्रियों के सामने रखा है। और निश्चित तौर पर जो मुखिया की सलाह है वो सारे लोग मानेंगे और उस पर पालन करते हुए एक आदर्श मध्य प्रदेश में बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, आपकी सारे वक्तृत्व से एक अच्छे सलाहकार की झलक भी बराबर निरंतर मिल रही है, तो शुभकामनाएं। और निश्चित तौर पर वो भूमिका तो आप निभाते रही हैं। जगदीश जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर मैं आऊँगा अजय जी की तरफ। आप किस तरह देखते हैं, आपके करीब करीब 27-28 साल के पत्रकारिता के काल में आपने बहुत राजनेताओं को सलाहकारों की वजह से उत्कर्ष और उन्नयन की तरफ भी जाते देखा है और परामर्श के बाद पतन की तरफ भी जाते देखा है। इन दोनों का अंतर कई बार राजनेता के लिए बहुत कठिन होता है। जैसा सुरेंद्र जी ने कहा, वो ऐसी ऑरा के साथ आते हैं, ऐसी चमक के साथ आते हैं कि आंखें बिल्कुल चौंधिया जाती हैं कि साहब पिछली बार थे, भूल जाइए किनके साथ थे। लेकिन उनका तो सारा पॉलिटिकल, उनको तो माफ़ कीजिएगा, कई ऐसी बातें जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने भी सुनी है। क्या कहेंगे आप? जी जगदीश जी। सर। शरद जी, बहुत अच्छा विषय है और सीएम ने कल जो किया, निश्चित रूप से सीएम के विजन से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि जिस तरह की कैबिनेट हुई, जिस तरह से मंत्रियों को टाइम दिया, निश्चित रूप से आज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में इसी तरह की बैठकों से अच्छी चीजें निकलती हैं और नई योजनाएं निकलती हैं, जनता के कल्याण की बातें निकलती हैं और निश्चित रूप से प्रदेश के विकास की राह खुलती है। लेकिन जो आपको याद हो कि ये सारी बातें उन्होंने बैठक के अंत में कही थी कि दलालों से दूर रहिए और स्टाफ से अपने सचेत रहिए। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि स्टाफ से सचेत रहिए। मंत्रियों के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो स्टाफ, भाई सीएम को ये बात क्यों कहना पड़ी, इशारों में सीएम ने एक ही बात कही है ना कि स्टाफ से सचेत रखिए। क्योंकि पिछले 13 से 14 सालों में आपने देखा हो कि मंत्रियों का स्टाफ बदला नहीं गया, मंत्रियों के विभाग बदलते रहे, स्टाफ वही है। जबकि शरद जी, मैं जो आप 27-28 साल की बात कर रहे हैं, मैं तो एक और बात बहुत पूरे दावे से कहना चाहता हूं, 50 अफसरों की आप सूची उठा लीजिए और 200 कर्मचारियों की सूची उठा लीजिए। सरकार कांग्रेस की हो और सरकार बीजेपी की हो, वही कर्मचारी और अधिकारी पीए, पीएस, ओएफडी मिलेंगे। इस औरे से बाहर आने की जरूरत है, जिसका इशारा शायद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और आपको भी याद होगा, आप भी लगातार रिपोर्टिंग में रहे हैं, कई बार ऐसी बातें उठती हैं कि ये स्टाफ नहीं होगा, वो स्टाफ नहीं होगा। कमलनाथ की 15 महीनों की सरकार बनी जिसमें स्ट्रिक्ट रूप से ये इशारा किया गया कि वो अफसर और वो कर्मचारी नहीं होंगे जो बीजेपी की 13 साल की रिजर्व में मंत्रियों के पीए, पीएस, ओएफडी थे। लेकिन मुख्यमंत्री की किसी ने सुनी? सारे मंत्रियों के वही स्टाफ पहुंचा 80% जो बीजेपी की सरकार के 13 साल में मंत्रियों का किसी न किसी रूप में पदस्थ रह चुका था। क्योंकि दूध देने वाली गाय शरद जी किसी को बुरी नहीं लगती, सब उसी को लेना चाहते हैं। ये सारी बातें जो इस तरह की हैं, जब तक धरातल पे ना उतरे, कर्मकांड जैसी लगती हैं शरद जी। बिल्कुल, आपने बहुत बहुत गंभीर बात की है जगदीश जी, और यही सबसे बड़ी वजह है, जैसा चाणक्य ने कहा है कि रिश्वत की अगर बात की जाए तो जिस तरह आप किसी सरकारी कर्मचारी से, ये चाणक्य ने उस समय कहा कि जब आप, ये वैसा ही है कि कोई रिश्वत ना ले कि आप उससे कहें कि मधु की एक बूंद यानी शहद की एक बूंद वो अपनी जिह्वा पर टपकाए और उसके बाद उसका स्वाद उसकी जिह्वा को ना आए, इस तरह की एक चीज़ करिए। तो ये बहुत कठिन है कि एक मंत्री जब अपने किसी स्टाफ से कहता है कि फला साहब के लिए व्यवस्था कर दीजिएगा, तो उस व्यवस्था में न जाने किसकी किसकी व्यवस्था हो जाती है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन ये ढूंढना पड़ेगा हमें, ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी 50 अधिकारियों और 200 स्टाफ में या पीए पीएस में भी, क्योंकि वो परमानेंट गवर्नमेंट है। वो बीजेपी कांग्रेस का लेवल बीते 20 सालों में लगने जरूर लगा है, लेकिन वो बीजेपी और कांग्रेस के नहीं हैं। लेकिन शायद वो भी मजबूरी में या दबाव में या प्रलोभन में अब बीजेपी और कांग्रेस के हो गए। जैसा, माफ़ कीजिएगा, पत्रकारों से पूछा जाता है अब कि आप किस पार्टी से हैं, वैसा अब पूछा जाता है अधिकारियों से भी कि आप भी किस पार्टी से हैं या आपकी निष्ठा किस पार्टी के साथ चलती है। जी अजय जी। शरद जी, सुझाव सब समझा दिए, निर्देश सब दिए, कथनी करनी फर्क साफ, फिर कहा क्या जाए।
उसी तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कांग्रेस के ज़माने के स्टाफ से हमें बचना है, लेकिन यथार्थ यह है कि हमारी सरकार के 28 में से 26 मंत्रियों के यहाँ वही स्टाफ था जो 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान था। तो ये तो शिवराज जी ने अपनी सरकार के ही कर्मचारियों अधिकारियों के ऊपर सवाल उठा दिए। दूसरी तरफ जिसको सरकार में मलाईदार वजनदार ऐसे महकमे कहे जाते हैं, 70% से ज़्यादा ऐसे महकमे कांग्रेस से आए हुए नेताओं के पास हैं और आप उसी कांग्रेस सरकार की रीति नीति से बचने के निर्देश दे रहे हैं। तो ये तो कथनी करनी के अंतर से ज़्यादा कुछ नहीं है। सरकार पूरी तरह कथनी करने के अंतर पे चल रही है। एक तरफ आप कहते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, दूसरी तरफ 10 महीने में 10 बार से ज़्यादा कर्जा लेके सरकार चला रहे हैं। आप कहते हैं स्वावलंबी मध्य प्रदेश और तमाम स्वावलंबी योजनाओं के कर्जे बंद कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में जिला योजना समितियां तक नहीं बन पा रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप कहते हैं कि हमें एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश सुशासन देना है। तो पूरी तरह ये सरकार कथनी करनी के अंतर में चल रही है। जो चीज़ कह रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई दे रहा है तो केवल और केवल दबाव, गुटबाजी, हिस्से का बंटवारा, उसी तंत्र पर सरकार चल रही है, उसी तंत्र पर महकमे हैं। लेकिन अजय जी, मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा कि विषय आज का ऐसा है जो आपको आउट ऑफ बॉक्स जाने के लिए भी प्रेरित करता है। आलोचना और एक दूसरे की खिंचाई ये तो जारी रहेगी, बिल्कुल हम चाहते और इसमें हैं कि लेकिन ये विषय इतना अच्छा है। जी बिल्कुल, मैं आप ही की बारी है। बिल्कुल शरद जी, हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी चले, लेकिन सरकार के चलने में और कथनी में फर्क दिखाई दे रहा है। ये विषय आपके यहाँ भी बहुत मौजूद इसलिए रहा कि आपके यहाँ ये बात कुछ अधिक उठी कि आपके यहाँ जो स्टाफ का सिलेक्शन रहा उसको लेकर बहुत प्रश्न उठे, लेकिन मुझे लगता है इसको एक बड़े फलक पर देखना चाहिए। जी सुरेंद्र जी। देखिए, मेरे मित्र अजय की बातों से पता नहीं मैं क्या कहूँ, इसे खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे कहूँ या क्या कहूँ। कब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस का कोई नाम नहीं लिया। उन्होंने ये कहा कि आप इस प्रकार के लोगों से सावधान रहिए। अब कांग्रेस उसको अपने ऊपर क्यों ले रही है? उन्होंने नहीं कहा और कांग्रेस का नाम नहीं लिया। गलत लोग सब जगह होते हैं, अच्छे लोग सब जगह होते हैं। अधिकारी वही है, कर्मचारी भी। जैसा माननीय भाई साहब ने कहा कि वही 50 लोग 200 लोग, निश्चित तौर पर उसमें से अच्छे लोग भी होंगे, वो लगातार कंटिन्यू करेंगे, किसी भी सरकार में करेंगे। कुछ खराब भी होंगे, जो सामने आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने केवल सतर्क रहने के लिए कहा है, पर कांग्रेस को इस पर अच्छी बात में भी राजनीति ये कर रहे हैं, क्योंकि उनको कष्ट हो रहा है कि एक अच्छी सरकार चल रही है, एक सुशासन वाली सरकार चाहिए। हम ईमानदारी की बात नहीं कर, उसको कर रहे, हम कार्रवाई करेंगे। आपको इसको स्वीकारना चाहिए। कमलनाथ जी एक अच्छे राजनेता थे, उनकी छवि पर बट्टा लगाया तो उनके साथ में रहने वाले लोगों के कारण लगा है, जिनके घर पे करोड़ों रुपए निकले, जिनकी डायरियों में लेन देन की बात आई, उस कारण कमलनाथ जी की छवि खराब हुई। कांग्रेस अगर इससे सतर्क रहती तो शायद उनको ये बदनामी न झेलना पड़ती। उससे सचेत होकर समझदार आदमी वो है जो दूसरों की गलतियों से सबक ले। खुद की गलती से सबक लेने पर आपको तो कोई फायदा नहीं होना, आपको नुकसान होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अनुभव के आधार पर कमलनाथ की गलती, उनकी सरकार की गलतियों सीख लेते हुए अपने लोगों को नसीहत दी कि आप भाई उस रास्ते से बच के रहिए। इतनी सी बात है। जी बोलिए। देखिए शरद जी, नसीहत की बात आप करते हैं और शर्मा जी ने घोटाले की भी बात करी। मैं घोटाले को थोड़ा सा लेना चाहता हूं। आपने कहा परिवहन विभाग में बड़ा घोटाला हुआ था, परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत जी उस समय भी इस समय भी, कैसी नसीहत कैसी सीख। तो ये तो वही हो गया ना, कथनी करनी का अंतर, कि आप कहने के लिए सुशासन की बात कर रहे हैं लेकिन करनी में आपके कहीं वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आप जिस तरह की डीलिंग करके सरकार बनाए बैठे हैं उन डीलिंग की शर्तों के आधार पर सरकार चला रहे हैं और जनता भुगत रही है। मुझे बताइए क्या कारण है 10 महीने में जिला सरकार नहीं बना पाया? मैं चलता हूँ जगदीश जी की तरफ। और जहाँ तक घोटालों की बात है तो ये किसी का कॉपीराइट नहीं है और यही वजह है, आज अगर हरिशंकर परसाई जी होते तो वो शायद लिखते कि घोटाला इस बात पर नाराज हो गया है कि उसे किसी पार्टी विशेष से जोड़ा जाने लगा है या पार्टियों से जोड़ा जाने लगा है, और उसका गंभीर आरोप यह है कि वो कलयुग का छली बली है और वो जैसा पात्र होता है उसमें प्रवेश करके वैसा ही रूप ले लेता है। तो उसकी दलीय प्रतिबद्धता को या दलीय संबद्धता को उजागर न किया जाए। जगदीश जी, जी किस तरह से और ये चीज आगे बढ़नी चाहिए? जी शरद जी मैं रोकना चाहता हूँ। जी जी हाँ, जी मैं पहली चीज तो ये कहना चाहता हूँ कि अब घोटालों के समाज शास्त्र पे भी एक जो है शास्त्रार्थ होना चाहिए। बिल्कुल तो घोटालों का समाज शास्त्र है क्या आखिर? जी 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 बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री, पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल जी, मैं जी 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 बोलिए जगदीश जी, बोलिए बोलिए। जी
बोलिए। आप कुछ कह रहे थे शरद जी? हाँ नहीं, बात अपनी रखिए, आप अपनी बात हाँ, रखिए। मैं जी। ये कहना चाह रहा था इसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि अधिकारी को, मैं किसी ना अधिकारी की कार्यप्रणाली पे सवाल उठाता हूं ना किसी कर्मचारी पे। आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो सरकार का हिस्सा हैं और वो अपना काम करने के लिए आए हैं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से जब पार्टियां सत्ता में आती हैं और उनके ऊपर ठप्पा लगाती हैं या लगता है जो भी है जी, लेकिन मेरा कहना यह है कि मैं केवल बात इस पे जाना चाह रहा था कि इस पूरे मामले में अपने ही मुखिया की बातों का मंत्री उल्लंघन करते दिखते हैं। मेरा तात्पर्य था, मैं तो किसी अधिकारी कर्मचारी से कोई राग द्वेष नहीं था। तीसरी चीज कि सबसे बड़ी चीज मंत्रियों को जो सीएम ने कहा, निश्चित रूप से सीएम इस बार, मैं चौथी बार में सीएम को देख रहा हूं, एक अलग तरह के तेवर उनके सामने आ रहे हैं। मैं बिल्कुल कहूं कि नायक की शैली में काम हो रहा है। अधिकारियों में निश्चित रूप से उनकी इस कार्यशैली को लेकर कहीं ना कहीं घबराहट भी है और ये होना भी चाहिए। हम और शरद जी शायद आप एक उसमें नहीं थे कि अभी वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ था, उन्होंने यही कहा कि राग द्वेष नहीं है, काम अच्छा हो और बिना लिए दिए काम हो, ये सुशासन है। सीएम इस बात को कहीं ना कहीं, इसका मतलब है कि स्वीकार कर रहे हैं कि प्रशासन तंत्र में अभी भी लिए दिए बगैर आम जनता के काम नहीं होते। और उससे ही जुड़ा उन्होंने मंत्रियों को यह नसीहत दी है कि भाई स्टाफ से सतर्क रखो, क्योंकि निश्चित रूप से मंत्री सब कुछ नहीं देख सकता, स्टाफ उसके आंख नाक कान होते हैं और ये बेहतर रहेगा तो निश्चित रूप से मंत्र उसके विभाग अच्छा चलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से नई चीज और बताई देना चाहता हूं कि जो चाय पे चर्चा वाला शरद जी मामला था जी, वो कल से शुरू हो रहा है। कल से सीएम चाय पे चर्चा शुरू कर रहे हैं और पहले मंत्री कल 10:30 बजे विश्वास सारंग होंगे। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज है उसके पीछे भी मेरा अपना जो समझ है कि वो इस बहाने मंत्री से विभाग की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। जब मंत्री के साथ 1 घंटे वो बैठेंगे, जब अनऑफिशियल बातें होती हैं शरद जी, तो फिर निश्चित रूप से अफसरों की चर्चा होती है, योजनाओं की चर्चा होती है, तो उनको इस समझ में आएगा कि कौन से विभाग में कौन सा अफसर गड़बड़ कर रहा है। और आप देखिए चाय पे चर्चा के बाद कहीं ना कहीं अफसरशाही में भी शरद जी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अजय जी, ये आपके लिए चिंता के विषय इस मायने में हो सकते हैं, एक तो चाल चरित्र और चेहरे पर बीजेपी की वैसे भी निगाह रहती है, लेकिन अब वो और ज़्यादा सतर्क हो रहे हैं। आपके यहाँ चलो चलो की बात होती थी, यहाँ चाय पे चर्चा शुरू हो गई है। आपके यहाँ आरोप लगता था कि पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन चलो नहीं शरद जी, सब गड़बड़ हो गई जी, कि आप समय नहीं देते थे। यहाँ मुख्यमंत्री ने आते ही पूरी फुल फ्लैश्ड कैबिनेट के साथ बैठकर उन्होंने न सिर्फ पारिवारिक चर्चा की है, आत्मीय चर्चा की है। तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, प्रतिद्वंदी आपकी गलतियों से भी सीख रहा है। देखिए शरद जी, प्रदेश के हित में तो हम सरकार को शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि वैसा तंत्र चले जैसा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। लेकिन कल मुख्यमंत्री जी ने कहा और शाम होते होते एक वरिष्ठ मंत्री ने 1000 डॉक्टरों को दरकिनार करके अपनी पत्नी को वरिष्ठ पद पे पदोन्नति दे दी। तो क्या इस तरह से सुशासन चलेगा? कल को एक दिन भी नहीं बीत पाया मुख्यमंत्री जी के नसीहत को, आज एक वरिष्ठ मंत्री के घर पे अतिक्रमण तोड़ा जाता है। तो वरिष्ठ मंत्री जी के कई सालों से अतिक्रमण किए बैठे हुए थे, तो ये कैसा सुशासन है? इसलिए हम चाहते हैं कि अमली जामा होना चाहिए, जनता को लाभ मिलना चाहिए। ये केवल जवानी जमा खर्च ना बन के रह जाए, जनता के लाभ के लिए योजनाएं होना चाहिए। मतलब ये, लेकिन चीज़ें ये भी हमें सोचना होगा, ये मैं एक बड़े फलक पर लोगों के सामने रख रहा हूँ और सुरेंद्र जी से भी इसका उत्तर चाहूँगा कि क्या अगर कोई बात नैतिकता की जाती है मुख्यमंत्री की तरफ से, तो डंडा लेके उसको पूरा कराने का दायित्व भी उन्हीं का हो जाता है। अगर कोई संस्थान का मुखिया नैतिकता की बात करता है तो नैतिकता की चादर क्या मुखिया के कहने पर ही ओढ़ी जाएगी? हमारा खुद का कोई दायित्व तो नहीं है। जो भी आरोप लगे, मैं नहीं कहता आपने कुछ बातें कही हैं वो कितनी सच है कितनी प्रामाणिक है, वो एक अलग विषय है, लेकिन नैतिकता एक ऐसा आवरण है जो व्यक्ति खुद जिसको जितना परिष्कृत करेगा, जितना सुंदर बनाएगा, उतना बेहतर होगा। सुरेंद्र, ये देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एक नैतिकता का आदर्श की बात कही है, इस पर भी कांग्रेस राजनीति करी, दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस पर मुझे आश्चर्य होता है, हंसी आती है। इनके होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष इटली में बैठ के भारत की बात करते हैं, इनके नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में बैठ के मध्य प्रदेश की बात करते हैं। ये कहाँ जनता की नब्ज, कहाँ सुचिता की बात करेंगे, कहाँ आदर्शों की बात करेंगे? मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि सब लोग खराब हैं, एक सांकेतिक रूप से उन्होंने समझाया है कोई ऐसा भी होता है, अनुभव सामने आए हैं, सतर्क रहने की जरूरत है। मैंने कहा ना कि अगर आपने लक्ष्मण रेखा पार की तो रावण बैठा है। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए तो कालने में भी साधु का वेश रख के आया था, राम नाम करता था, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और था। ऐसे पाखंडियों से, ऐसे दुष्टों से सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। हम जनता के लिए, जनता को काम करने के लिए हमारी सरकार है, हमने एक आदर्श दिया है। आप देखेंगे पिछले जब से सरकार हमारी बनी है, एक नए मध्य प्रदेश हम देख रहे हैं।
दलाल यहाँ ना के बराबर बचे हैं, जो होंगे उनको ठीक कर रहे हैं, नई नई पॉलिसी आ रही है, हम कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। एक अच्छा प्रदेश जैसा पहले चल रहा था वैसे हम फिर उसको और अग्रसर हो रहे हैं। अब उसको कांग्रेस के पेट में दर्द होता है तो उनको दर्द होने, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपना काम करेंगे। चलिए इसी बिंदु पर इस बातचीत को हम विराम देते हैं। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, धन्यवाद अजय जी और धन्यवाद जगदीश जी। ये बिल्कुल ठीक बातें हैं कि हमें उन मसलों पर बहुत ध्यान देना चाहिए जो हमारे जीवन से और हमारे चाल चरित्र और चेहरे से जुड़े होते हैं। और बहुत सुंदर बात सुरेंद्र जी ने कही है कि एक लक्ष्मण रेखा होती है। एक लक्ष्मण रेखा तो वो थी जिसका जिक्र रामायण में है, और लक्ष्मण रेखा तो हर व्यक्ति के लिए है। इस संसार की जितनी आबादी है, इस पूरी आबादी के लिए वो लक्ष्मण रेखा है, और गाहे बगाहे हम सब उसका बेखौफ होकर उल्लंघन भी करते हैं। उल्लंघन करते हैं और जब दंड मिलता है, दंड कई बार प्रकृति से भी मिलता है और कई बार कानून व्यवस्था से भी मिलता है, तो हम उस दंड के लिए उंगलियां उठाने लगते हैं कि हम बहुत सहज थे, फलाने गड़बड़ कर दिया। नहीं, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न करके आप जिस नैतिकता की एक बड़ी दीवार को अपने साथ लेकर चलते हैं वो आपको शिखर की तरफ ही ले जाती है। और ये एक ऐसे शिखर की राह होती है जहाँ रपटीली राहें नहीं हैं, क्योंकि रपटीली राहें लक्ष्मण रेखा के उल्लंघन से मिलती हैं, और शिखर की तरफ बढ़ना है तो सच्चाई के साथ ही बढ़ना पड़ेगा, और यहाँ कोई मिलावट आप कभी नहीं कर सकते। करेंगे तो बड़ा दुष्परिणाम होगा। नमस्कार।